हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो आइए हम अपने नए सेशन की शुरुआत करते हैं। नए सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका है? तो आप ऑप्शन आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए संप्रेषक और व्याख्याता की, बी सुगमकर्ता की, सी निर्देशक की या डी तालमेल बैठाने वाले की। तो फ्रेंड्स, हम इसमें अपने शिक्षक की भूमिका देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सुगमकर्ता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होगी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। उच्च आत्म क्षमता, बी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, सी अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना या डी उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो इसमें आपको बताना है कि प्रतिभाशाली बच्चों की कौन सी विशेषता इसमें नहीं है, आपको इसमें नहीं देखना है। तो उच्च आत्म क्षमता बिल्कुल ये होता है। सी अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, बिल्कुल यह भी सही है। डी उच्च श्रेणी की मानसिक क्रियाएं, बिल्कुल सही है। तो इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसमें आपका निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं नहीं है, यह एक प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन ए व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छाएं, बी व्यक्तिगत मूल्य, सी पारिवारिक अपेक्षाएं या डी अंतर्निहित संभावित दंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थियों कोष्टक में अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन ए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, बी कलन विधि एल्गोरिथ्म के अधिकतर प्रयोग करना, सी याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना या डी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। शिक्षिका जितने अधिक नई अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएगी तो अनेक प्रकार के, तो बच्चे उसको करके आसानी से सीख सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि आपके क्वेश्चन में कहीं नहीं आ जाता है तो आप उसको पहले ऐसे सर्कल बना लेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। हम कई बार क्वेश्चन पढ़ते समय नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं और हम सही ऑप्शन को टिक करके चले आते हैं। तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत पढ़ते समय ध्यान देना है। अगर कहीं नहीं आए तो उसको हम ऐसे सर्कल कर लेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन बी सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है। सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं या डी सभी विकास के क्रम का पालन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बी आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, सी आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए या डी आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? इसमें आपको देखना है सृजनात्मकता से कौन सा संबंधित है। ए अभिसारी चिंतन, बी सामवैगिक चिंतन, सी अहमवादी चिंतन या डी अपसारी चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अपसारी चिंतन का मतलब आप एक समस्या के कई समाधान, जैसे आपके पास एक समस्या दी हुई है तो आप इसके कई समाधान ढूंढ सकते हैं,
इसी को हम अपसारी चिंतन कहते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन वाइगॉत्स्की सहमत हैं? किस कथन से वाइगॉत्स्की सहमत हैं? तो ऑप्शन ए, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए। बी, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। सी, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। या डी, बच्चे वयस्कों और समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक की बात कर दी जाए तो आप जान लीजिए वहाँ वाइगॉत्स्की ही होंगे। वाइगॉत्स्की ने ही सामाजिक और सांस्कृतिक के साथ अंतःक्रिया की बात को कहा है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे, ऑप्शन ए, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। बी, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों तरफ के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। बच्चों की त्रुटियों के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ऑप्शन बी, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। ऑप्शन सी, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें, उन पर अधिक ध्यान न दें। या डी, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन ए, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। बी, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेंगे। या ऑप्शन नंबर सी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। या डी, कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दें। तो आप दंड किसी भी बच्चों को बिल्कुल नहीं देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहते हैं। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। ए, अभिक्षमता, बी, अधिगम शैली, सी, परावर्तकता, डी, मूल्यों में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यह उनके अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। ऑप्शन बी, शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मानित करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सी, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। डी, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंड दिया जाए। फिर मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जहाँ पे भी दंड करने की बात आ जाए या उनकी उपेक्षा करने की बात आ जाए, आप यह बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि यह सब निगेटिव वर्ड में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को
प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ए जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, बी एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, सी भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, या डी हमारे आसपास का वातावरण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जनसंचार का माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? आपको इसमें से सबसे उपयुक्त कथन देखना है। ए समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। क्या आप यह समाजीकरण सिर्फ माता पिता और परिवार के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। सी बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, या डी संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? इसमें से आपको यह देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन सी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल से यह भी सही है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें से आपको बताना है कि यह सबसे क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, कि इस विषय में क्या सही नहीं है। तो डी, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यह बिल्कुल बच्चे कहीं भी हर जगह बच्चे अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। बी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम सहायता करना। सी, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। या डी, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धता को प्रोत्साहित करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम सहायता करना। आप बच्चों को प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करने से बिल्कुल बचेंगे। आप उनका मानक लक्ष्य निर्धारित करना, उन्हें कठोर मानदंड यह भी नहीं करेंगे। उनको प्रतिस्पर्धा, अन्य शिक्षार्थी को अंक लाने के लिए एकदम आप उनको स्पर्धा में और आगे बढ़ाएंगे, आप यह भी नहीं करेंगे, स्पर्ध बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? तो इसमें से आपको प्रमुख कारक बताना है कि समाजीकरण का प्रमुख कारक कौन सा है। ए, कंप्यूटर, बी, आनुवंशिकता, सी, राजनीतिक दल, या डी, परिवार। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। परिवार एक प्रमुख कारक है समाजीकरण का। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावशाली शिक्षण रणनीति है क्योंकि ए, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। या डी, इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए,
लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, बी गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया, सी गति समन्वय अक्षमता डिस्ट्रैक्सिया या डी पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। शैशव काल की अवधि है ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी जन्म से 3 वर्ष तक, सी 2 से 3 वर्ष तक या डी जन्म से 1 वर्ष तक। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी गतिक अवस्था या डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पियाजे के अनुसार पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें से पहला है आपका संवेदीय गतिक अवस्था, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए जटिल से कठिन, बी विशिष्ट से सामान्य, सी साधारण से आसान या डी सामान्य से विशिष्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सामान्य से विशिष्ट, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है ए सहयोग देना, बी सहभागी अधिगम, सी सहयोगात्मक अधिगम या डी समीपस्थ विकास। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सहयोग देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा कोष्टक में अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ए आत्मसातकरण, बी समायोजन, सी अहम केंद्रिता या डी अनुकूलन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया आत्मसातकरण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित, जीववादी के बजाय सामाजिकृत, सी परिपक्व के बजाय अपरिपक्व या डी अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है ए बच्चों को कोने में बैठाना, बी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, सी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते या डी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल की गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय है। ए शारीरिक गतिबोधक, बी संगीतमय, सी भाषाई या डी स्थानिक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं हम। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक ए लिंग जेंडर पक्षपाती है, बी शिक्षाप्रद है, सी सही दृष्टिकोण वाला है, डी नीतिपरक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। ए व्यवस्था
को बच्चों के अनुरूप, बी परिवेश को परिवार के अनुरूप, सी बच्चे को परिवेश के अनुरूप, या डी बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। समावेशी शिक्षा यह मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है। तो फ्रेंड्स, आप हमें यह कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। और हमारे चैनल एजुकेशन वैल्यू को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।